नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं Abin24 न्यूज़। दोस्तों, हमारे जो किसान भाई हैं हमेशा से खेती बाड़ी करते आ रहे हैं और ऐसे में खेती बाड़ी के अंदर ज़्यादातर आज के समय में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल जो है वो होने लग गया है। लेकिन पेस्टिसाइड के अलावा क्या जैविक खेती की जा सकती है, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग की जा सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल है। हालांकि कई जगह पर ऑर्गेनिक फार्मिंग की भी जा रही है, लेकिन उसकी जो सब्जियां हैं बेसिकली वो बहुत महंगी होती हैं। अगर आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको अगर एक जगह पर टमाटर 40 रुपये मिल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का टमाटर आपको 120-140 से कम नहीं मिलने वाला है। लेकिन अच्छे और बड़े घर के जो लोग हैं वो ऐसी सब्जियों को खरीद सकते हैं, लेकिन आमतौर पर कॉमन पीपल जो हैं वो वही सब्जियां खरीदते हैं, क्योंकि ज़्यादातर किसान जो है वो मुनाफे के लिए भी कह सकते हैं और उन्हें कहीं ना कहीं नॉलेज जो है वो कहीं ना कहीं नहीं है कि वो किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग सेहत के लिए सबसे अच्छी है। ये सबसे बड़ी बात है जो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं। तो हमारे साथ जो एक ऐसे शख्स हैं जो कि इस बारे में आपको काफ़ी सारी जानकारी देंगे और इसके ऊपर लगातार 10 से 15 सालों से वो काम भी कर रहे हैं, तो उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और इस खबर को ध्यान से देखिए सभी किसान भाई। तो बात करने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है और क्या कुछ कहना चाहेंगे आज ऑर्गेनिक फार्मिंग पे लोगों को क्या कुछ बताना चाहते हैं? आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील शर्मा है, गांव सालवन, और पिछले 12 साल से मैं जैविक खेती पे काम कर रहा हूँ। तो क्या कुछ बताना चाहेंगे? ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है मतलब लोग नहीं करते हैं, किसान जो है वो नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं भैया यार इसमें तो टाइम बहुत लगेगा और बाकायदा बिना पेस्टिसाइड के हम कैसे जो है कीड़े मकोड़ों से बचाएंगे, तो ये सारी चीज़ें वो बड़ी इस्तेमाल करते हैं। तो कैसे जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उसे वापस लाया जा सकता है? पुराने समय में की जाती थी, धीरे धीरे दवाइयों की कंपनियाँ बनी है, बड़ा कुछ बन चुका है, लेकिन और हमारे शरीर में भी कितना कुछ जो है इस समय केमिकल होता जा रहा है। तो वो कैसे उससे बच सकते हैं और ये करनी कैसे आसान है? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, जैसे आपने शुरुआत में ही भूमिका बनाते हुए कहा कि महंगी हो जाती हैं सब्जियां या फिर बहुत सा अनाज है या जो भी फूड प्रोडक्ट्स हैं ऑर्गेनिक में वो महंगे हो जाते हैं। उससे थोड़ा सा अंतर रखता हूं मैं आपके उस विचार से। क्या है कि ये चीज़ हम देखते हैं आज की इकोनॉमिक्स का या ग्लोबल इकोनॉमिक्स का एक नियम है फूड डिमांड एंड सप्लाई का। समस्या क्या है कि कोई भी व्यक्ति है आज जो जैविक खेती शुरू करता है, केमिकल फ्री फार्मिंग शुरू करता है, वो कहीं कहीं कोई है, मतलब एक ज़्यादा तादाद नहीं है किसानों की। तो जब ज़्यादा तादाद नहीं है तो कहीं कहीं है तो उसको उसी परिस्थिति अनुसार वो रेट ज़्यादा मिलते हैं, महंगे हो जाते हैं, कम होती है महंगी होती है। दूसरी बात ये है कि अभी ना तो सरकारों की तरफ से और न किसी भी बड़े किसी घराने की तरफ से या फाइनेंशियल किसी इंस्टीट्यूशन की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं आया है कि कोई प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल के हम करें, इस पे कोई भी बड़ा प्लान नहीं बना है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से या सरकार की तरफ से। जैसे मैं 12 साल से बात कर रहा हूँ, खेती पे बात कर रहा हूँ, मेरा जो अनुभव बना है, मैं अभी इस टैगलाइन पे बात करता हूँ कि पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल के हम ले सकते हैं। तो जब मैं पहली बार पूरी पैदावार बिना केमिकल के उतनी ही ले लेता हूं जितना लोग केमिकल से लेते हैं, तो वहां पे फिर मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा कि भाई मेरे पास तो नहीं है ज़्यादा रेट। मेरे पास रेट केवल उतना ज़्यादा है कि जैसे आप एडिडास का जूता लेने जाओ, अब लखानी के जूते पे अगर एडिडास का टैग लगा दो तो वो 800 या 1000 रुपये का वो 4000 का बेचेंगे। तो वो ये कहते हैं कि हमारी क्वालिटी है। तो मैं भी अगर मेरे पास चावल है, अगर ऑर्गेनिक चावल है वो मार्केट में 80 रुपये है, तो मैं बोलूँगा कि मेरा 100 रुपये है या 120 रुपये है, तो उसको मैं ये कहूँगा मेरी क्वालिटी है। तो जब आप क्वालिटी को लेके जाओगे तो भाव अगर 20-30 रुपये देना बनता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आप फूड क्वालिटी पे भाव नहीं दोगे तो आप बहुत मोटा पैसा डॉक्टर को दोगे। सीधी बात है। तो एक तो ये है कि ये महंगा नहीं है। अगर आप अपना पूरा का पूरा साल भर का हिसाब लगाओ कि आप कितना खर्च डॉक्टर को करते हो तो वो महंगा नहीं पड़ेगा। वैसे भी ज्यादा महंगा होने का कारण तो यही है ना, क्योंकि अभी वो कॉमन नहीं हुई है। हाँ, वो क्योंकि कुछ तो दाम कम होगा उससे। अगर एक बड़ी तादाद में जब लोग ऑर्गेनिक या जैविक खेती करना शुरू करेंगे, जैसे पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, तो वो ऑटोमेटिकली भाव डाउन आ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा मात्रा आ जाएगी। तो एक तो चीज़ ये है। दूसरी बात ये है कि लोग क्यों नहीं करते हैं, इसका एक कारण है पिछले 50 साल से जितनी भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें जितने भी कोर्सेज हुए हैं उन सभी ने केवल एक ही काम किया है कि केमिकल पढ़ाओ, केमिकल पढ़ाओ, केमिकल पढ़ाओ, इसके अलावा कुछ किया नहीं। और जब वहाँ से जो प्रोडक्ट निकलते हैं, यानी डॉक्टर बन के निकलते हैं, एडीओ एसडीओ जो भी बन के निकलते हैं, उनको केवल एक ही बात पता होती है, ये केमिकल, ये रिकमेंडेशन, इस बीमारी के लिए ये केमिकल, ये रिकमेंडेशन। बच्चे को बोल दिया जाता है बेटा इसको एप्पल बोलना है, इसको बनाना बोलना है, तो वही चीज है। इसके अलावा कुछ नहीं करते वो वही चीज होती है। वो केवल और केवल जैसे वो
मतलब रट्टा लगवा दिया और वो वही बोलते जा रहे हैं, उसका एक ही काम है। तो वहाँ से जो प्रोडक्ट निकला है तो वो तो वही बोलेंगे ना जो उनको पढ़ाया जाएगा। तो वहाँ से एक समस्या निकल के आती है कि किसान को समझाए कौन। किसान दो ही तरीके समझेगा, या तो उसको मुनाफा ज़्यादा हो या उसको पैदावार में कमी ना आए, दोनों ही बातें हैं। तो ये दोनों बातें वो करते नहीं है। हमारा जो 12 साल का अनुभव है 2010-11 के बाद हम कर रहे हैं, उसमें ये हमने अनुभव कर लिया या हम इस रिजल्ट पे पहुंचे कि हम पहली बार में पूरी पैदावार बिना किसी केमिकल के एक दाना डाले हम ले आएंगे, और इसी पे हम ये काम कर रहे हैं। अब दूसरी बात ये है, अभी पिछले 10-12 साल में एक चेंज आया है पूरे ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे एक चेंज आया है कि भाई लोग बहुत केमिकल खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया, बीमारियां बढ़ गई हैं, तो अब हर्बल की तरफ जाओ, यानी ऑर्गेनिक की तरफ, जैविक की तरफ जाओ। तो जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ा है, इस ट्रेंड का एक डर पैदा हुआ इस ट्रेंड के बढ़ने से, किनको, उन बड़े बड़े केमिकल जाइंट्स को जो पूरे दुनिया पे केमिकल का बहुत बड़ा बिजनेस है, हाँ। अरबों खरबों का बिजनेस है, हाँ। हजारों करोड़ का बिजनेस है, उनको ये डर हो गया कि लोग अगर गाय के गोबर की खेती पे आ गए तो तुम्हारा तो धंधा चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने गेम खेला है। अभी फूड क्राइसिस आपने कुछ दिन पहले, लगभग 20-25 दिन पहले सुना होगा, श्रीलंका में फूड क्राइसिस आया है। ये एक गेम था। गेम को अगर जितने भी साथी सुन रहे हैं वो इस गेम को बड़े ध्यान से समझिएगा। उन्होंने अपना काम भी निकाल लिया और नुकसान भी नहीं हुआ। उन्होंने पूरी दुनिया में सबसे बहुत छोटे देश को पकड़ा, श्रीलंका, हरियाणा से भी छोटा देश है। अब वहाँ पे अगर उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी होगा, वहाँ पे उनका बिजनेस कम भी होगा तो उनको फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर उसकी बजाय वो भारत को पकड़ते कि भारत में पूरे भारत को केमिकल फ्री एकदम कर दो, जैसे श्रीलंका को उन्हें बोल दिया कि एकदम केमिकल फ्री कर दो, ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टार्ट की, एकदम ऑर्गेनिक करवा दिया। अगर वैसे ही भारत को कर देते तो उनको हजारों करोड़ का नुकसान होता, वहाँ पे कुछ करोड़ का नुकसान हुआ होगा। वहाँ से एक समस्या बात निकली कि उन्होंने एक काम कर दिया कि भाई रोटी मत खा, ठीक है रोटी छोड़ दी, लेकिन बराबर में कुछ दिया तो नहीं। उन्होंने अपने खेत का केमिकल तो हटवा दिया, लेकिन उसके बराबर में जो विकल्प देना चाहिए था उस पोषण के लिए वो तो नहीं दिया। अगर उन्होंने यूरिया डीएपी हटवाया है तो उनको ग्रीन मैन्योरिंग देनी चाहिए थी, उनको फर्टिलाइजर, काउडंग फर्टिलाइजर देना चाहिए था, उनको बकरी का खाद देना चाहिए था, उनको और बहुत से विकल्प देने चाहिए थे, ताकि मिट्टी का जो पोषण है, जिसकी कमी केमिकल के हटने से हुई है, वो जो गैप है वो तो भरना चाहिए था। लेकिन उसकी कोई तैयारी नहीं। वो केवल इसलिए क्योंकि जैविक को, केमिकल फ्री फार्मिंग को, नेचुरल फार्मिंग को केवल और केवल ब्लेम करना था। और उस कारण से क्या हुआ, उन्होंने जो विकल्प न्यूट्रिशन का नहीं दिया, पोषण का, तो वो एकदम से उनकी पैदावार डाउन आई है। और जब पैदावार डाउन आई तो उन्होंने बोल दिया फूड क्राइसिस हो गया। लेकिन इसके पीछे जो मैंने चर्चा की है, अगर ये समझो, और दूसरा विकल्प ये समझो कि इसको जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हमारे बुजुर्ग भी बोलते हैं, भाई जो प्रकृति में ना वो मेरे शरीर में है, वैसा ही है। हम खाना खा रहे हैं तो मिट्टी से आ रहा है, हवा सूंघ रहे हैं तो सांस ले रहे हैं तो हवा से आ रहा है, पानी भी पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखो। मेरे शरीर को अगर 18 तत्वों की जरूरत है, भाई मेरे को सारी चीज़ें चाहिए, दालें चाहिए, अनाज चाहिए, तेल चाहिए, सब कुछ चाहिए, फाइबर चाहिए। उनमें से अगर मैं पूरा साल भर केवल एक चीज खाता हूँ, मान के चलिए कि मैंने आलू ही खाया, तो मेरे शरीर में बीमारियां बनेंगी आलू के ज्यादा खाने से, और दूसरी चीजें नहीं खाई उसकी कमी से, या चाहे प्रोटीन की कमी है, विटामिन की कमी है, फैट की कमी है, वो सारी कमी होगी तो रोग बनेंगे। सेम चीज मिट्टी में है। जब से हरित क्रांति आई है तब से या तो यूरिया दिया है या डीएपी दिया है, जबकि मिट्टी को चाहिए थे 18 तत्व, दिए हमने नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस 3। तो अब वो जो इम्बैलेंस हुआ है पोषण का, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, उसके कारण से सारी समस्या आई। और जैसे ही वो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस के कारण से बीमारी आई, फिर उसके ट्रीटमेंट के लिए नए नए केमिकल आए, फिर और केमिकल आते गए, तो वो न्यूट्रिशन इम्बैलेंस बढ़ता चला गया। वो गैप जितना ज्यादा बढ़ा उतने ज्यादा रोग आते चले गए। मिट्टी के अंदर जो भी हम कह ले रोग हैं वो सब हमारे ही दिए हुए हैं, यानी उनके दिए हुए हैं जिनको हमने ये बोला ये डॉक्टर है, ये एग्रीकल्चर का पढ़ा हुआ है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का डॉक्टर है, जिन्होंने प्रकृति को नहीं समझा, जिन्होंने मिट्टी की संरचना को नहीं समझा, जिन्होंने प्रकृति के इस चक्कर को नहीं समझा। उन्होंने केवल अच्छा ये फंगस आ गई ये मारो दवाई, ये फंगस आ गई ये दवाई मारो, ये कीड़ा आ गया ये दवाई मारो, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ समझा नहीं। अब बात ये है कि अब क्या विकल्प है कि एक तो आपका भाव कम आ जाए, जैसे अगर आकर्षण भाई आप ही बोलो कि सुनील भाई मुझे ऑर्गेनिक दिलाओ। भाव से पहले तो हम ये कहेंगे कि इसको किया कैसे जाए। अगर इसकी शुरुआत की जाए तो भाव, मुझे लगता है अगर धीरे धीरे लोग इसको जो ज्वाइन करेंगे तो भाव तो अपने आप ही कमाना शुरू हो जाएगा। ये तो बात तो ये कि इसकी कैसे जो है लोग शुरुआत कर सकते हैं। मुझे लगता है किसान डरते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार हम इन चक्करों में पड़ जाएंगे ना तो हमारे खेती नहीं कर सकते हम। ये जो आपने कहा भाव का और कैसे करने का, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के को दोनों तरफ से पलटोगे वो एक ही जगह पे आ जाएगा।
डर ये है कि कहीं से भी कोई सपोर्ट सरकार किसान को नहीं मिलता, खासकर सरकारों की ऑर्गेनिक तरफ को से। प्रॉपर प्रमोट नहीं कर रही, शायद सरकार को कोई चढ़ावे चढ़ते हैं चढ़ावे बहुत मोटे, क्योंकि उस बल्कि चढ़ावे मत बोल नहीं बोलेंगे इसको, वही मतलब है ना कि सरकार को पैसा अच्छा मिल रहा है, टैक्स अच्छा मिल रहा है, बात तो वही हम कह सकते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और उनकी जो दवाइयां हैं वो लगातार बिक रही हैं और कई वर्षों से तो हम यही खाते आ रहे हैं। तो अब वो जो कंपनीज हैं अगर वो बंद हो जाएंगी तो मुझे लगता है तो वो तो किसी भी जगह पे, मुझे लग रहा है किसी भी इंडस्ट्री में ऐसा ही होता है, जब वो बंद होने लगती है तो कहीं ना कहीं फिर सरकार को बेनिफिट तो मिलता ही है। केवल और केवल टैक्सेस तो मिलते ही मिलते हैं। पीछे लोगों ने एक बोला था जब मैगी बंद होने लगी थी, तो जब मैगी थी फिर बंद तो हुई नहीं, लेड की मात्रा जो थी उसके अंदर बोला कि लेड की मात्रा है और शरीर के लिए खराब है, लेकिन लेड तो अभी भी है उसके अंदर। वो एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। अब जो हम कह रहे हैं कि उन प्रोडक्ट्स के जो केमिकल के कंपनियां प्रोडक्ट्स लेके आती हैं उनका टैक्स मिलता है, वो टैक्स तो मिलता ही मिलता है, लेकिन जब पार्टियों को और सरकारों को फंडिंग की जरूरत होती है तो मोटी फंडिंग भी वहीं से आती है, तो वो तो उनको बंद करेंगे नहीं। अब बात ये है कि अगर हमें बिना केमिकल का शुद्ध चाहिए तो हमें किसान के पास जाना पड़ेगा। तो आज एक बात ये समझ लें कि जिस साथी को ये बात समझ आती है तो वो फैमिली डॉक्टर की बजाय फैमिली फार्मर बनाए, भी अपने खेत में जाए, बोला भाई तू 10 रुपए फालतू ले, पूरे साल भर का मैं तुमसे ही लूंगा। अगर ये 10, 20, 50 लोग एक शहर के करना शुरू कर दें, ये तो ट्रेंड बन जाएगा, और जो चीज़ ट्रेंडिंग में आती है ऑटोमेटिक उसके भाव नीचे आएंगे, तो जो भाव का है वो तो वैसे ही कम हो गया। दूसरी बात ये है, हम खेती का जो मूल है जिस पे हम बात कर रहे हैं जैविक खेती का, वो यही है कि जो पोषण का असंतुलन, भाई 18 तत्व हमें मिट्टी को देने थे और वो दिए केवल 3, उसको वापस हम 18 पे ले आए, यही तो करना है। मेरे शरीर में अगर आयरन की कमी है और मैं आयरन को पूरा कर दूं तो दवाई की जरूरत नहीं, अगर आयरन ज़्यादा है तो आयरन को घटा दूं तो बैलेंस आ जाएगा। यानी जैसे ही बैलेंस आएगा रोग ठीक हो जाएंगे। मिट्टी में जो न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस, पोषण का असंतुलन हुआ है, उसी को हमें संतुलित करना है, और उस संतुलित करने के लिए जैसे मेरा अपना एक चैनल है एग्रीकल्चर का, नेचुरल इंडिया हेल्थ इंडिया, उस पे डिटेल में हम पिछले लगभग 1 महीने से लाइव भी चर्चा कर रहे हैं, शाम को हर दिन 1 घंटा, एक आध दिन मिस होता है। उस पे यही है कि कैसे हम बीजों को बचाएं, और जब बीजों की बात आ जाती है तो जितने भी साथी, क्योंकि हमारा जो परिवेश है जो हमारे से जुड़े हुए हैं, या तो वो कंज्यूमर है या वो फार्मर है, यानी प्रोड्यूसर है कंज्यूमर, दो ही हैं। तो चाहे कंज्यूमर सुन रहा है इस वीडियो को, चाहे प्रोड्यूसर सुन रहा है यानी किसान सुन रहा है, उन दोनों के लिए एक बात समझने की है कि आप अपने बीजों को देखो, किसी भी किसान से बात करिए, आज किसान का अपना कोई बीज नहीं है, ना दालों का बीज है, ना अनाजों का बीज है, ना फलों का, ना सब्जियों का, कोई बीज अपना नहीं बचा, पूरी तरह कंपनियों के नियंत्रण के बीज है, यानी टोटली पैक्ड है, पैकिंग का बीज आता है, सब अपना किसान नहीं बोता है, किसान का है नहीं, तो अगर वो बोता है तो उसका पैदा नहीं होता। वो जो बीज बन रहा है, जैसे मुझे तो चलो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस लाइन के अंदर, आपको ज़्यादा है, तो वो बीज जो है फिर उसको बनाया भी इसी तरीके से जाता होगा कि बिना पेस्टिसाइड और दवाइयों के शायद वो भी नहीं ग्रो करेगा, वो उसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना भी इन्वर्टर भी उसी कंपनी का लो, बैटरी भी उसी कंपनी की, बस आपने आपका इन्वर्टर सही चलेगा, बैटरी सही चलेगी। मेरी बात तो आपने कह दी, मेरे को इतनी ज़्यादा बची नहीं जरूरत कहने की। बात ये है, वो जो बीज है वो लैब्स में अपने तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाइड, और उनका जो जीन है वो बदल के ऐसे दिए जाते हैं कि जब तक उनके केमिकल नहीं डालोगे तब तक वो डेवलप नहीं होंगे, और डेवलप भी हो जाते तो केवल एक ही फसल आती है, अगली फसल में वो पैदावार आधी से नीचे आएगी वो, क्योंकि वो बीज प्लांट तरीके से चेंज किए गए हैं। जो देसी बीजों की अगर बात करो, आज किसान का अपना कोई देसी बीज खेत का नहीं है। दूसरे नंबर पे ये विडंबना और दुख की बात ये है कि आज किसी भी पशु का या गाय की बात करो या भैंस की बात करो, वो कोई भी बीज नहीं बचा है। और तीसरी बात ये है, बहुत भयानक सी है, इस केमिकल के कंजम्पशन के कारण इतने रोग बढ़े हैं, सरकार खुद कह रही है 2000। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जैसे मार्केट में आज फ्रोज़न आइटम्स आती हैं, ये फ्रोज़न आइटम्स क्यों आई? क्योंकि आज हर घर में हर आदमी पहले एक कमाता था, सारे खाते थे, आज सब कमाते हैं फिर भी घर जो है सही से चलता नहीं है। तो अब क्या है, हर एक को जल्दी है, सुबह काम पे जाना है, अब कई बार क्या पराठा भी आजकल फ्रोज़न आ रहा है। तो यानी कि फ्रोज़न आइटम्स क्यों आई हैं? ताकि हम इमीडिएट जो है कुछ भी
फटाफट से बनाएं और निकल जाएं काम पे। तो शायद क्या ये भी इसी वजह से शुरू हुआ था ये दवाइयों का काम, जैसे कि कहते थे अब आप यूरिया डालिए, अब आपकी फसल होगी एकदम दुगनी, ऐसी एड्स भी हमने कई बार देखी हैं। तो ये धीरे धीरे हमारे समय में जब हम छोटे थे तब शायद नहीं थी, उस समय बहुत कम हो गई थी। अगर मैं 95-96 की बात कर लूँ, जिस समय हमें होश था, तो उस समय ऐसी चीज़ें नहीं थी। मार्केट में सब्जी भी खाते थे, उसमें टेस्ट होता था। आज सब्जी में टेस्ट नहीं है, फीकी सब्जियाँ आती हैं सारी। तो क्या ये जल्दबाजी में ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये सब शुरू हुआ है? देखिए, इसका एक बड़ा गेम ये है, जिसको हम आज खेत का केमिकल कह रहे हैं, उसको आप जवानों के शरीर का नशा कह सकते हो, हेरोइन कह सकते हो, अफीम कह सकते हो, कुछ भी कहो। जैसे युवाओं को बर्बाद करने के लिए नशे परोसे जा रहे हैं समाज में, गांव गांव तक नशा पहुंच गया, वैसे ही हर एक खेत तक ये नशा पहुंचाया हुआ है। अब ये नशा एकदम से छोड़ेंगे तो परेशानी आएगी। तो अगर आपने नशा छुड़वाया तो उसका विकल्प तो आपको देना पड़ेगा ना। तो उस विकल्प के लिए हम जो बात कर रहे हैं कि एक ऐसा तरीका हमने तैयार किया कि आप पहली बार में पूरी पैदावार और बिना केमिकल के हम ले आएंगे। तो ट्रेनिंग देते हैं? ट्रेनिंग देते हैं इसमें, और ट्रेनिंग भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऑनलाइन हम चर्चा करते हैं। और जिसको लगता है कि मेरे गांव में आइए 50-100-200 लोगों को हम इकट्ठा करेंगे, तो हम वहाँ पे भी अपने खर्चे पे जाते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसके पीछे की एक बात जो खुद सरकारें कहती हैं वो ये है, 2009 में कहते हैं कि भारत का 43% बच्चा 0 से 5 साल का कुपोषित है। 2015 में कहते हैं कि 63% कुपोषित है, और जो 15 से 19 साल का जो जवान है वो 53% कुपोषित है। और 2020 में यही रिपोर्ट आगे बढ़ के कहती है कि देश का 30% युवा नपुंसक है या बांझ है। अब जितनी सारी चर्चा हमने पिछली 10-15 मिनट में की है, अगर इनको एक साथ समअप कर दो तो क्या ये नहीं लगेगा कि जो हमने खाया है उस खाने का जो परिणाम है वो नपुंसकता की तरफ नहीं लेके गया? क्योंकि जो खाते हैं वो शरीर में लगता है। अब किसी की औलाद आगे होगी तो उसमें कोई कमी भी वो साथ में ऑटोमेटिक आएगी। यही चीजें हम कह रहे हैं कि समाज पूरी तरह एक ऐसे मुहाने पर है जहां पे उसको टोटल कंट्रोल की तरफ जाएगा। जब आपके बच्चे आईवीएफ से हो रहे हैं, आप करनाल में देखो कितने आईवीएफ सेंटर खुल चुके हैं पिछले 3-4 साल में। उसी तरीके से जितने पशु नए दूध करवाए जा रहे हैं वो सारे इंजेक्शन से करवाए जा रहे हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। और खेत का बीज वैसे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, क्योंकि अपना बीज है ही नहीं। तो आज न अपना खेत का बीज है, न अपना पशुओं का बीज है, और युवाओं के बीज भी अभी मतलब क्या बोले, जैसे मुर्गी से जबरदस्ती अंडा निकलवाया जाता है, परफेक्ट वैसे ही है। परफेक्ट। यही जो एक चर्चा है, ये कई बार हम अपने आप में हंस भी लेते हैं कि अब तो टीके के बच्चे होना शुरू हो गए। लेकिन जब ये दर्द अपने घर में घुसता है ना, अपने परिवार में कोई भाई ऐसा परेशान होता है, कोई बहन ऐसी परेशान होती है, तो समझ में आता है कि समाज की जो गिरावट है और समाज का जो पतन है इन गुंडों के कारण। मैं इनको गुंडा ही कहता हूँ, जिन्होंने ये पॉलिसीज लेके आए हैं, जो नेता बन गए लेकिन गुंडागर्दी करके और समाज का नाश कर दिया। तो वैसी जगह पे हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कहाँ से और कहाँ आ गए। कहाँ हम अपने बड़े बड़े बुजुर्गों को, महाराणा प्रताप और शिवाजी की बात करने वाले, और कहाँ तगड़े तगड़े योद्धाओं की बात करने वाले आज एक बच्चा पैदा नहीं कर पा रहे। इससे बड़ी गिरावट कहाँ आएगी? तो इसीलिए ये एक अभियान है। और जो हमने पिछले 3-4 महीने पहले हमने जनता सरकार मोर्चा बनाया था, उसका एक ही मकसद है कि जिन जिन साथियों के पास जो हुनर है, जिनको एजुकेशन की बात है, देवेंद्र जी एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड एजुकेशन एंड रिसर्च की बात कर रहे हैं, वो कि बच्चे को 3 साल के बच्चे को ये बता देंगे कि उसका क्या नेचुरल टैलेंट है, उसके बाहर नहीं जाएंगे। वो जैसा है उसी को वैसा ट्रेन कर दो, वो वैसा रोजगार पकड़ लेगा। और जिस चीज़ में जिसको मजा आता है उसको वही काम मिल जाए तो समस्या खत्म। मुझे मजा आ रहा है खेती में, और मेरे पास एक विजन डॉक्यूमेंट है। विजन है कि मैं पूरे हरियाणा को नहीं, पूरे भारत को एक विजन दे सकते हैं कि भाई इस तरीके से जाइए तो खेतों का केमिकल भी खत्म हो जाएगा, बीमारियां भी खत्म होंगी। सेम चीज़ है आयुर्वेद के हमारे साथ साथी हैं, वो आयुर्वेद को किस तरीके से जीवन में लेके आए कि रोग ना ही आए। तो ये फूड क्राइसिस की बात हो, चाहे वो आयुर्वेद की बात हो, चाहे वो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट की बात हो, मतलब हमारे तरीके से, ना कि WHO के तरीके से, वो सारा का सारा एक करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं समझे, ये मैं दोबारा से कह रहा हूँ, अगर हम नहीं संभले तो श्रीलंका भारत से या भारत श्रीलंका के पीछे ज़्यादा दूर नहीं है। तो इसलिए जितने साथी इसको समझना चाहते हैं, नेचुरल इंडिया हेल्थ इंडिया मेरा चैनल है, आप उससे जुड़ सकते हैं। और
इस पे चर्चा कर सकते हैं। जी जी जी। तो आपको अगर कुछ अच्छा जो है कहीं ना कहीं कुछ ज्ञान मिल गया हो, अगर आपको लगा हो कि ये जो जानकारी हमने आपको दी है ये आपके काम की है, तो आप जो है उनसे जुड़ भी सकते हैं। आप देख सकते हैं उनका चैनल, उसमें अगर आपको कोई मुफ्त की जानकारी मिलती है तो अच्छी बात है। तो आपसे अपील भी करते हैं इस वीडियो को शेयर करें, और जो भी किसान भाई हैं उन सभी को ये कहना चाहेंगे कि वो समय रहते अगर थोड़ा बहुत धीरे धीरे अगर ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरुआत कर सकें, अपने खेत का एक हिस्सा थोड़ा सा लेकर उसमें ऑर्गेनिक चीज़ें लगाएं, तो कहीं ना कहीं जो है धीरे धीरे उन्हें भी पता चल सकता है कि शायद वो धीरे धीरे जो है वापस ऑर्गेनिक की तरफ जा सकते हैं, जिससे कि सिर्फ उनका घर ही नहीं, घर के लोग ही नहीं, क्योंकि घर के लोगों के लिए वो कहीं ना कहीं कुछ जगह खाली छोड़ते हैं जिस पे वो ऑर्गेनिक चीज़ें लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर पूरा देश अगर ऑर्गेनिक चीज़ें खाएगा तो वो स्वस्थ रहेगा। कहीं ना कहीं अस्पताल भी जो आज भरे पड़े हैं शायद उनमें ज़रूर कटौती होगी और फिर से हम एक स्वस्थ जीवन जी सकेंगे। तो आपसे पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। फिर से जुड़ेंगे IB24 के ऊपर, तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।